दोस्तों, उत्तराखंड की भू संरचना, धरातलीय ऊंचाई और वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण उत्तराखंड राज्य को इन 8 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम इन 8 प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ट्रांस हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में प्रारंभ हुआ। ट्रांस शब्द का अर्थ होता है दूसरी ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय की दूसरी ओर है और ट्रांस हिमालय का अधिकांश हिस्सा तिब्बत यानी चीन के नियंत्रण में है। उत्तराखंड के 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में ट्रांस हिमालय फैला हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड के संदर्भ में ट्रांस हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दर्रे हैं। किसी भी 2 पर्वतों के बीच स्थित संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है। दर्रे को गिरिद्वार, धुरा या पास भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के ये दर्रे भारत और तिब्बत के लिए प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में इन्हीं दर्रों की मदद से भारत और तिब्बत के समाज के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते थे और इन्हीं दर्रों की मदद से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और लेन देन भी होता था। तो चलिए अब हम ट्रांस हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बात करते हैं। हम उत्तरकाशी से शुरू करते हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे थांगला, मुलिंगला, नेलंग और साकचोकला हैं। इनमें से थांगला दर्रा उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब बात करते हैं चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रों की। चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे नीति दर्रा, माणा दर्रा, कोई दर्रा, तंजुम दर्रा, घटरलिया दर्रा, बालचाधुरा, चोरहोती, ज्यूरांगला, सलसल और लमलंग हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माणा दर्रे को डुंगरीला और चिरबिटला दर्रा भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रों की। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे ऊटा जयंती दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, जयंती धुरा, दारमा दर्रा, सिंदला दर्रा, मानसिया दर्रा, लंपिया दर्रा और लिपुलेक दर्रा है। इस दारमा दर्रे को नवीधुरा दर्रा भी कहा जाता है और ये सिंदला दर्रा पिथौरागढ़ की दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। इनमें से भी सबसे प्रसिद्ध है लिपुलेक दर्रा। लिपुलेक दर्रा 3 देशों भारत, नेपाल और चीन के बीच स्थित है, इसलिए इसे ट्राई जंक्शनल पास भी कहा जाता है। ये प्राचीन काल से ही व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। लिपुलेक दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन वर्तमान में इस रास्ते का इस्तेमाल कम हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में कैलाश मानसरोवर यात्री सिक्किम के नाथुले दर्रे से होकर इस यात्रा में जाने लगे हैं। भूगर्भ शास्त्री बताते हैं कि इयोसीन युग में महान हिमालय का जन्म हुआ। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय का निर्माण अलग अलग युगों में होने के कारण इनके बीच एक भ्रंश रेखा पाई जाती है, जिसे इंडो-सांगपो सूचर भ्रंश कहते हैं। महान हिमालय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वृहद हिमालय, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय और हिमाद्री। महान हिमालय को हिमाद्री यानी बर्फ का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। महान हिमालय हिमालय की एक लगातार श्रृंखला है। इसके बीच में कोई भी अंतराल नहीं पाया जाता है। महान हिमालय उत्तराखंड के 6 जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां महान हिमालय में ही स्थित हैं। तो चलिए अब हम उत्तराखंड के 5 सबसे ऊंचे पर्वतों के बारे में बात करते हैं। पहला है नंदा देवी पश्चिमी पर्वत, दूसरा है कामेट पर्वत, तीसरे स्थान पर नंदा देवी पूर्वी पर्वत है, चौथे में माणा पर्वत और 5वां है बद्रीनाथ पर्वत। हमें यहाँ नंदा देवी पर्वत को विस्तार से जानने की आवश्यकता है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत को बौद्धांचल पर्वत कहा गया है।
और लोक गाथाओं में नंदा देवी पर्वत को हिमालय की पुत्री कहा गया है। नंदा देवी पर्वत 7,817 मीटर की ऊंचाई के साथ उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक है, लेकिन जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी पश्चिमी, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। और इस पूर्वी नंदा देवी की चोटी को सुनंदा पर्वत भी कहा जाता है। नंदा देवी पर्वत के पास ही नंदा देवी नेशनल पार्क भी स्थित है, जो 1982 में बनाया गया था और फिर 1988 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 1988 में ही इसे उत्तराखंड का पहला और वर्तमान समय तक का एकमात्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी बना दिया गया। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र चमोली और पिथौरागढ़ के साथ ही बागेश्वर में भी फैला है। दोस्तों, इन पर्वतों के अलावा भी उत्तराखंड में महान हिमालय में कई पर्वत स्थित हैं, जैसे उत्तरकाशी जिले के प्रमुख पर्वत शिखर बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, भागीरथी, कालानाग, शिवलिंग, केदारकांठा और जैलंग हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ पर्वत और स्वर्गारोहिणी पर्वत का विस्तार उत्तरकाशी और चमोली दोनों जिलों में है। चमोली जिले के प्रमुख पर्वत सतोपंथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, दूनागिरी, गंधमादन, हाथी पर्वत, देवस्थान, नर पर्वत, नारायण पर्वत, नंदा खाट, नंदा घुंगटी और नीलकंठ हैं। जबकि नंदा देवी पर्वत, नंदा कोट पर्वत और गुन्नी पर्वत का विस्तार चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जिलों में है। पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख पर्वत पंचाचूली, राजरंभा, आदि कैलाश, ब्रह्म पर्वत और ओम पर्वत हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है पंचाचूली, जिसकी ऊंचाई 6,904 मीटर है। महान हिमालय अपने ग्लेशियरों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिनसे उत्तराखंड की प्रमुख नदियां निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में बमक कहा जाता है। उत्तरकाशी जिले के प्रमुख ग्लेशियर स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चतुरंगी, डोरियानी, रुद्रगेरा, कीर्ति और चौंधार ग्लेशियर हैं। इस स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से सूपिन नदी जन्म लेती है और इस बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। बंदरपूंछ ग्लेशियर के बारे में मान्यता है कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए इसी ग्लेशियर में आए थे। शायद इसीलिए इस ग्लेशियर को बंदरपूंछ कहा जाता है। इस गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। कहा जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। 2017 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इसी गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा भी दिया था। गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं चमोली जिले के ग्लेशियरों के बारे में। चमोली जिले में स्थित प्रमुख ग्लेशियर सतोपंथ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, हिप्राबामक, देववन, बारटोली, रमानी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर हैं। इस सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिहरी जिले में स्थित ग्लेशियरों की। टिहरी जिले में स्थित प्रमुख ग्लेशियर खतलिंग ग्लेशियर है। बताया जाता है कि इस खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी ने की थी। खतलिंग ग्लेशियर को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी माना जाता है। इसी खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी भी जन्म लेती है। रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख ग्लेशियर चौराबाड़ी और केदारनाथ ग्लेशियर हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर के निकट ही स्थित है चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर। इसे गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी।
इसी चौराबाड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी नदी। 2013 में इसी मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने से केदारनाथ आपदा घटित हुई थी। बागेश्वर जिले के प्रमुख ग्लेशियर पिंडारी, कफनी, सुखराम, सुंदरढुंगा और मैकतोली हैं। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये बागेश्वर के साथ ही चमोली और पिथौरागढ़ में भी फैला हुआ है। इसी पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। अब हम पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख ग्लेशियरों को भी देख लेते हैं। पिथौरागढ़ जिले में काली, सोनापानी, गोवनखना, मिलम, रालम, नामिक, पोंटिंग, हीरामणि और पिनोरा ग्लेशियर स्थित हैं। इसी काली ग्लेशियर के आसपास से ही काली नदी का उद्गम होता है और इस गोवनखना ग्लेशियर से दारमा और लिस्सर नदी जन्म लेती है, जो तेजांग नामक स्थान पर मिलने से पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है। ये मिलम ग्लेशियर गोरी गंगा नदी को जन्म देता है। आपको बता दें कि मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जबकि कुमाऊं का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है। दोस्तों, अभी हमने ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में जाना। उत्तराखंड में ये दर्रे ट्रांस हिमालय के अलावा महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम महान हिमालय के दर्रों के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच 3 दर्रे स्थित हैं: श्रृंगकंठ दर्रा, खिमगोला दर्रा और बरासु दर्रा। इसके अलावा उत्तरकाशी में स्थित ये बाली दर्रा हर की दून और यमुनोत्री घाटी को जोड़ता है। ये कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रों की। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे मार्चियोक, बाराहोती, टोपीधुंगा और लातूधुरा हैं। ये सुंदरढुंगा दर्रा चमोली और बागेश्वर के बीच स्थित है और ये ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। ट्रेल पास की खोज 1830 में कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ट्रेल पास रख दिया गया। ये रालम दर्रा जौहार और दारमा घाटी को जोड़ता है। महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे स्थित भागों में महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति निवास करती है। ये है भोटिया जनजाति। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार में भोटिया जनजाति का विशेष योगदान रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले उत्तर में चीन अधिकृत तिब्बत से जुड़े हैं। भोटिया जनजाति के लोग इन्हीं तिब्बती सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, जो इन क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति के लोगों को जाड़ भोटिया कहा जाता है, जबकि चमोली में रहने वाली भोटिया जनजाति के लोगों को मार्चा या तोरछा कहा जाता है और पिथौरागढ़ में निवास करने वाली भोटिया जनजाति के लोग सौका भोटिया कहलाते हैं। पिथौरागढ़ के ही अंतिम पूर्वी छोर पर रंग भोटिया निवास करते हैं, जिनमें दारमी, चौदासी और व्यासी प्रमुख हैं। उत्तराखंड के इतिहास में सौका भोटिया प्रमुख व्यापारिक जनजाति रही है। सौकाओं का व्यापार क्षेत्र यातायात की दृष्टि से बहुत कठिन था। इनके व्यापार के मुख्य साधन भेड़ और बकरियों के झुंड थे। उस समय इस सीमांत क्षेत्र में एक कहावत प्रचलित थी: 9 बाकरी 10 ढाकरी। यहाँ ढाकरी का मतलब प्राचीन काल में पैदल यात्रा करने वाले व्यापारियों से है। उस समय जितनी बकरियां सामान से लदी होती थी, उससे अधिक आदमियों की आवश्यकता उन्हें इन बर्फीले रास्तों में ले जाने के लिए पड़ती थी, क्योंकि भारत से तिब्बत और तिब्बत से भारत आने जाने के लिए भेड़ों के झुंडों को बर्फीले तूफान के बीच से सुरक्षित निकाल ले जाना मौत को गले लगाने के बराबर था। 1962 तक उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित अनेक दर्रों से सौका और हुणिया व्यापारी व्यापार करते रहे। इस व्यापार को ट्रांस हिमालयन ट्रेड कहा जाता था। ये व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। व्यापार मंडियों के व्यापार अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि तिब्बत से आयात होने वाली वस्तुओं में नमक, सुहागा, तिब्बती ऊन, स्वर्ण चूर्ण, बकरे और झिप्पू थे, जबकि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में जौ, चावल, गेहूं, गुड़, सूती वस्त्र और देसी कपड़े थे।
लेकिन 1962 में चीन द्वारा भारत में आक्रमण करने से सदियों से चला आ रहा ये व्यापार कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं महान हिमालय में स्थित एक महत्वपूर्ण घाटी की, जिसका नाम है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी चमोली में नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में फूलों की घाटी को नंदकानन कहा गया है। इसकी खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने की थी। फ्रैंक स्मिथ ने यहाँ फूलों की 250 किस्मों का पता लगाकर 1947 में अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स प्रकाशित की थी। फूलों की घाटी जुलाई से सितंबर तक आकर्षक रंगीन फूलों से भरी रहती है। इसके समीप से पुष्पावती नदी भी बहती है, इसीलिए फूलों की घाटी का एक नाम पुष्पावली भी है। 1939 में जॉन मार्गरेट लेग इस घाटी के फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फूलों को चुनते हुए एक ढालदार पहाड़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। कहा जाता है कि मार्गरेट लेग ने पहाड़ी से गिरने के बाद ये वाक्य कहे थे, I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. यानी मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलेगी। उनकी समाधि पर अंकित ये शब्द प्रकृति प्रेमियों को बारंबार आकर्षित करते हैं। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। वर्तमान में ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया। जलवायु की दृष्टि से महान हिमालय हिमालय का सबसे ठंडा भाग है। यहाँ की ऊंची चोटियाँ वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं। महान हिमालय के निचले भागों में मई से सितंबर के बीच मौसम जनजीवन के लिए कुछ अनुकूल हो जाता है, जिसके कारण यहाँ दक्षिणी भागों से भूटिया जनजाति और अन्य चरवाहों का प्रवास होता है। आर्थिक दृष्टि से महान हिमालय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य हिमालय का निर्माण महान हिमालय के बनने के काफी समय बाद मायोसीन युग में हुआ, जिसके कारण महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा पाई जाती है। मध्य हिमालय के अन्य नाम लघु हिमालय और हिमांचल हैं। मध्य हिमालय में आंशिक रूप से हिमाच्छादन होने के कारण इसे हिमांचल यानी बर्फ का अंचल कहते हैं। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक भाग मध्य हिमालय में ही स्थित है। उत्तराखंड के 11 जिले उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। प्रकृति ने मध्य हिमालय को अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। इसका दीदार करने के लिए दुनिया भर के सैलानी, लेखक, चिंतक और पर्यावरणविद सदियों से यहाँ आते रहे हैं। ये मध्य हिमालय का आकर्षण ही है कि काका कालेकर, महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन, रस्किन बॉन्ड और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों ने मध्य हिमालय की खूबसूरती में रहकर यहाँ ध्यान और गहन अध्ययन किया है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां चक्राता, खडम्बा, नागटिब्बा, मसूरी, लैंसडाउन, दूधातोली और गागर श्रेणियां हैं। इनमें से जो दूधातोली श्रेणी है उसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। इसका विस्तार चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और वूनो। मध्य हिमालय की दक्षिणी छोर पर गागर पर्वत श्रेणियों के तलहटी पर कई ताल पाए जाते हैं। विशेषकर कुमाऊं के नैनीताल जिले में नैनीताल, भीमताल और नौकुचिया ताल मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य के मध्य हिमालयी क्षेत्र में पर्यटक स्थलों की भरमार है। राज्य के इस हिस्से में सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ती है और गर्मियों में भी तापमान कम ही रहता है। गर्मियों में कम तापमान और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों की वजह से पर्यटक यहाँ की ओर खींचे चले आते हैं।
राज्य के देववन, मसूरी, द्रोणागिरी, सुरकंडा, चंद्रबदनी, दूधातोली, नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और कौसानी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मध्य हिमालयी क्षेत्र में ही स्थित हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति भोटिया जनजाति के बारे में चर्चा की। भोटिया जनजाति के लोग मध्य हिमालय में स्थित चारागाहों में अपने पशुओं को चराने आते हैं। मध्य हिमालय में स्थित इन चारागाहों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। पशु चारण के लिए ये इतने प्रसिद्ध हैं कि इन्हें पशुपालकों का स्वर्ग कहा जाता है। इन बुग्यालों की महत्वता को समझते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2024 से 2 सितंबर को हर साल बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। हम मध्य हिमालय के इन बुग्यालों को जानने के क्रम में उत्तरकाशी के बुग्यालों से शुरू करते हैं। उत्तरकाशी में हरकी-दून बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, दयारा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल और तपोवन बुग्याल प्रमुख हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में बर्मी बुग्याल और कसनी खर्क बुग्याल प्रमुख हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक बुग्याल चमोली जिले में पाए जाते हैं। चमोली जिले के प्रसिद्ध बुग्याल बेदनी बुग्याल, औली बुग्याल, गुरसों बुग्याल, खस्तोली बुग्याल और रताकोण हैं। इनमें बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। औली बुग्याल जोशीमठ से केवल 15 किलोमीटर दूरी पर है। ये शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं यानी विंटर स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औली में अक्टूबर 1993 को लगभग 4 किलोमीटर लंबी रोपवे की शुरुआत की गई थी। अब अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख बुग्याल खलिया और छिपलाकोट बुग्याल हैं। अब बात करते हैं मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रों की। मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रा लास्पा दर्रा है, जो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित है। मानव निवास और आर्थिक क्रियाकलाप की दृष्टि से मध्य हिमालयी क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बांज, खरसों, बुरांस, चीड़ और देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। मध्य हिमालय के वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में काष्ठ उद्योग यानी वुडन इंडस्ट्री का विकास हुआ है। इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली, हल्की और कम उपजाऊ है, लेकिन फिर भी पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और मडवे की खेती की जाती है। मध्य हिमालय की अल्मोड़ा घाटी मक्के के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और अलकनंदा घाटी ज्वार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में जो खनिज पाए जाते हैं वो अधिकांशतया मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। यहाँ चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मध्य हिमालय के बनने के कई वर्षों के बाद प्लायोसीन युग में हिमालय के द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिसके कारण मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मुख्य सीमांत भ्रंश पाया जाता है। शिवालिक हिमालय को हिमालय के निचले सिरे पर निर्मित होने के कारण पाद पर्वतीय श्रेणी भी कहा जाता है और शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। वैसे शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है शिव की भौहें। पुराणों में इसी शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत कहा गया है। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जिसके कारण इसमें जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। उत्तराखंड के 7 जिलों में शिवालिक हिमालय फैला है। ये 7 जिले हैं: देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। शिवालिक क्षेत्र में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र है। हिमालय के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा शिवालिक में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ औसतन 200 से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। उत्तराखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर है, जो टिहरी जिले में पड़ता है और ये भी शिवालिक हिमालय का ही भाग है। नरेंद्र नगर में औसत वार्षिक वर्षा 318 सेंटीमीटर तक हो जाती है। बरसात के मौसम में यहाँ मानसूनी वर्षा अधिक होने के चलते पहाड़ों में भूस्खलन होना आम बात है। यहाँ बादल फटने की घटनाओं से हर साल जान माल का काफी नुकसान होता है। शिवालिक हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत ऋषिकेश का नाहन पर्वत और चंपावत का एबोट पर्वत है। चलिए अब एक नजर में शिवालिक हिमालय के दर्रे भी देख लेते हैं। ये तिमली पास और मोहंड पास देहरादून और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित हैं, जो शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों के अंतर्गत ही आते हैं।
शिवालिक क्षेत्र के वनों में आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पेड़ पाए जाते हैं, जैसे साल, शीशम, सागौन, सेमल, आंवला और बांस। इन महत्वपूर्ण पेड़ों के कारण यहाँ वनों पर आधारित कागज बनाने के उद्योग और फर्नीचर उद्योग का विकास हुआ है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से चूना पत्थर, संगमरमर और जिप्सम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति होती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। दून घाटियों में सबसे प्रसिद्ध और विकसित दून देहरादून है। इसके अलावा कोठारी दून और चौखम दून पौड़ी में स्थित हैं, जबकि पतली दून और कोटा दून नैनीताल जिले में स्थित हैं। अब अगर हम द्वार क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार सबसे प्रसिद्ध द्वार है। इसके अलावा कोटद्वार भी एक प्रसिद्ध द्वार क्षेत्र है। इन दून और द्वार क्षेत्रों में धान की खेती बहुतायत में की जाती है और देहरादून का मंदारम और बाड़ाकोट क्षेत्र चूना पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व इन्हीं दून और द्वार क्षेत्रों में निवास करता है। शिवालिक हिमालय के बनने के काफी समय बाद प्लीस्टोसीन युग में उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ। उत्तर के मैदानों में सबसे पहले स्थित भाग जो शिवालिक पर्वतों से लगे होते हैं भाबर कहलाते हैं। भाबर क्षेत्र और शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालयन अग्रभ्रंश यानी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट पाया जाता है, जो शिवालिक हिमालय और भाबर क्षेत्र को अलग करता है। दोस्तों, उत्तराखंड में भाबर पट्टी मुख्यतः उत्तरी हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में फैली है। इन भाबर क्षेत्रों का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर और बालू के मोटे कणों से हुआ है। भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर के नीचे पानी आसानी से रिस जाता है। इसी कारण भाबर में धरातली नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। ये नदियां इन स्थानों में धरातल के नीचे बह रही होती हैं। दोस्तों, भाबर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। आमतौर पर भाबर क्षेत्र की भूमि कृषि के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि कार्य हो रहा है। भाबर के नीचे की ओर तराई क्षेत्र पाया जाता है। उत्तराखंड में मुख्यतः हरिद्वार और उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र में आते हैं। तराई क्षेत्रों में भाबर की अपेक्षा महीन कणों वाला निक्षेप संचित होता है। जो नदियां भाबर क्षेत्र में धरातल के नीचे बहने के कारण अदृश्य हो गई थी, वो तराई क्षेत्र में फिर से दृश्यमान हो जाती हैं और इन नदियों के कारण तराई क्षेत्र की भूमि दलदली हो जाती है। दलदली भूमि होने के कारण तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। दोस्तों, भाबर की अपेक्षा तराई क्षेत्र अधिक समतल और उपजाऊ है, जिस कारण तराई क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी भूमि है। यहाँ पर धान और गन्ना प्रमुख रूप से उपजाए जाते हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली और सिंधी सभी समुदाय के लोग बसे हैं। उत्तराखंड में गंगा के मैदान क्षेत्र का विस्तार दक्षिणी हरिद्वार क्षेत्र में है। दक्षिणी हरिद्वार में भी विशेष रूप से रुड़की और लश्कर वाला क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र है। गंगा के मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऐसा क्षेत्र होता है जहां हर साल नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये भूमि कम उपजाऊ और बंजर हो जाती है। इस क्षेत्र को बांगर नाम दिया गया है। और दूसरा ऐसा क्षेत्र होता है जहां हर साल नदी के बाढ़ का पानी आसानी से पहुंच जाता है और अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी भी लाता है, जिसके कारण ये भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है। इस भूमि को खादर कहा जाता है। खादर क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए खादर क्षेत्र को कृषि के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप उत्तराखंड की जलवायु और मौसम के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं।